नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जब नूरुद्दीन जंगी ने सलेबी खतरे का इदराक किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अगर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना है तो पहले मिस्र को सलेबी असर से बचाना होगा। मिस्र उस वक्त फ़ातिमी खिलाफत के तहत था, जो कि ज़ाहिरी तौर पर मुस्लिम मगर बातनी तौर पर शिया इस्माइली अक़ायद पर कायम एक कमज़ोर हुकूमत थी। खिलाफत अंदरूनी इंतशार का शिकार थी, उमरा आपस में बरसरे पैकार थे और मिस्र की फ़ौजें नज़्म व ज़ब्त से महरूम हो चुकी थीं। नूरुद्दीन ने यह भी देखा कि सलेबी हुक्मरान मिस्र पर कब्ज़े के लिए तैयारियां कर रहे हैं ताकि शुमाल से दिमश्क और जुनूब से मिस्र को काबू में लेकर पूरे आलम इस्लाम का घेरा तंग किया जा सके। नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र को सलेबी शिकंजे से बचाने के लिए अपने बेहतरीन सिपा सालार असदुद्दीन शेरकोह को मिस्र भेजने का फैसला किया और उनके साथ एक नौजवान, बेबाक और गैर मारूफ सिपाही को रवाना किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये नौजवान जिसे असदुद्दीन के साये में मिस्र भेजा जा रहा है, आने वाले वक्तों का फातेह बैतुल मुक़द्दस बनेगा। मिस्र में सियासी मंजरनामा निहायत पेचीदा था। वहाँ का वजीर शावर एक चालाक और मौका परस्त इंसान था, जो कभी सलीबियों से मदद लेता तो कभी शाम की अफवाज को बुलाता। शेरकू और सलाहुद्दीन ने जब मिस्र पहुंचा तो सबसे पहले शावर की साजिशों को बेनकाब किया। एक तरफ से सलेबी अफवाज मिस्र में घुस रही थी और दूसरी तरफ दाखिली बगावतें जारी थी, लेकिन इन सब के बावजूद सलाहुद्दीन की क़यादत में एक मंसूबा बंदी शुरू हो चुकी थी। शेरकू ने सलेबियों से कई झड़पें की, जिनमें सलाहुद्दीन ने हैरान कुन हिकमत अमली का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर अल-बलबेस की जंग में सलाहुद्दीन की क़यादाना सलाहियत पहली बार खुलकर सामने आई। उनकी जुर्रत, सुरत फैसला और एतमाद ने न सिर्फ दुश्मन को हैरान कर दिया बल्कि अपनी फ़ौज को भी मुतहर्रिक कर दिया। शेरकू की वफ़ात के बाद मिस्र के अब्बासी खलीफा की जानिब से सलाहुद्दीन को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। ये ओहदा बज़ाहिर एक इंतज़ामी मनसब था, मगर इसके पीछे बहुत से ख़तरात और चैलेंजेस पोशीदा थे। फ़ातिमी खिलाफत उस वक्त महज एक अलामत बन चुकी थी। हकीकी ताकत वज़रा और उमरा के हाथ में थी। सलाहुद्दीन ने सबसे पहले फ़ातिमी दरबार के अंदर मौजूद साजिशी अनासिर को कंट्रोल किया। उन्होंने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, दारुल हुकूमत काहिरा में अदल व इंसाफ कायम किया और लोगों के दिल जीतने शुरू किए। वो नमाज़ों में खलीफा का नाम अब्बासी खलीफा के साथ पढ़वाते और जुमे के खुतबे में भी अब्बासी खिलाफत का जिक्र करने लगे। ये एक अलामती मगर ताकतवर ऐलान था कि फ़ातिमी खिलाफत के दिन गिने जा चुके हैं। सलाहुद्दीन जानते थे कि इनकलाब कभी ऐलान से नहीं आता बल्कि एतमाद, तदब्बुर और तदरीज से आता है। उसने अहले मिस्र के दिल जीते, उनके मसाइल हल किए, उनके मजहबी रहनुमाओं को कायल किया और निज़ाम में तदरीजी तब्दीलियाँ लाईं। यहाँ तक कि 1171 ईस्वी में फ़ातिमी खलीफा अल-आज़िद की वफ़ात हुई तो सलाहुद्दीन ने फौरी तौर पर अब्बासी खिलाफत की इताअत का ऐलान कर दिया और इस तरह 1000 साला फ़ातिमी खिलाफत का खात्मा हो गया, बग़ैर एक बड़ी खून रेजी के, बग़ैर बगावत के, सिर्फ हिकमत और अवामी हिमायत के ज़रिए। इस इक़दाम के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र का हुक्मरान बन गया, मगर ना बादशाह बनने की ख्वाहिश से, ना ताकत के लालच से, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि खिलाफत इस्लामिया को एक मरकज़, एक कायद और एक खालिस फ़िक्र की ज़रूरत है। उन्होंने काहिरा में नए तालीमी इदारे कायम किए, उलमाए अहले सुन्नत को आगे लाया, फ़ातिमी कुतुब खाने को साफ़ करके कुरान और हदीस की रोशनी फैलाई। उन्होंने माशी इस्लाहात की, करप्शन के दरवाजे बंद किए और बैतुल माल को अवाम की फलाह के लिए खोल दिया। ये सब देखकर सलेबी हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि मिस्र तो आसान शिकार होगा, मगर अब वहाँ एक ऐसा लीडर है जो न सिर्फ ज़हीन है बल्कि खालिस ईमान से लबरेज है। उन्होंने कई बार मिस्र पर हमले की कोशिश की, मगर सलाहुद्दीन की हिकमत अमली ने उनके हमलों को रोक दिया। उसने किलाबंदियाँ मजबूत की, समंदरी रास्तों पर नज़र रखी और फ़ौज को मुसलसल तरबियत देता रहा। इस दौरान शाम के बाज़ उमरा को सलाहुद्दीन के बढ़ते हुए असर व रसूख पर एतराज़ भी हुआ और नूरुद्दीन जंगी के दरबार में चहमगुइयाँ होने लगी, लेकिन सलाहुद्दीन ने कभी अपनी हद से तजावुज़ न किया। वो हर कदम नूरुद्दीन की इजाज़त से उठाते, हर कामयाबी को उनके खाते में डालते और ख़ुद को महज एक खादिम समझते। मगर हालात बदलने वाले थे। नूरुद्दीन की अचानक वफ़ात ने मुस्लिम दुनिया में एक खला पैदा कर दिया, जिसे पुर करना अब सलाहुद्दीन की जिम्मेदारी बन चुकी थी। वो जानते थे कि अगर इस वक्त क़यादत की बागडोर हाथ से छूट गई तो सलेबी ताकतें दोबारा सर उठा लेंगी और उम्मत फिर बिखर जाएगी। नाज़रीन कराम,
اس قسط کا اختتام ایک نئے دور کے آغاز پر ہوتا ہے۔ اب صلاح الدین صرف وزیر مصر نہیں رہا، وہ ایک عباسی وفادار، ایک اصلاح پسند اور ایک مجاہد ملت بن چکا ہے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک منزل ہے، شام اور مصر کو یکجا کر کے بیت المقدس کی طرف بڑھنا۔ لیکن یہ راہ آسان نہیں، اسے نہ صرف خارجی دشمنوں کا سامنا ہے بلکہ اندرونی مخالفت، حسد اور اقتدار کی کشمکش کا بھی۔ ناظرین، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتب سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلکان، ڈاکٹر علی محمد سلہبی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ عزیزان من، ہماری اگلی قسط ہوگی مصر میں حکومت اور اصلاحات کا آغاز، جس میں ہم دیکھیں گے کہ صلاح الدین نے داخلی سطح پر کیسے ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، عوامی فلاح کا نظام متعارف کرایا اور فوجی اور تعلیمی ادارے کیسے قائم کیے۔ تب تک اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔